तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो आपका कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, भले ही वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो, सब में आपके दोस्तों यहाँ पे राजस्थान जीके काम में आने वाली है। और राजस्थान जीके अच्छे से अपने यहाँ पे करवा रहे हैं आपके चैनल डिस्कवर राजस्थान पे। ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो राजस्थान के इतिहास में अपने मेवाड़ के इतिहास पे पहुँच गए थे। कई वंश हमने कर लिए थे जैसे गुर्जर, प्रतिहार, परमार वंश। तो आज अपने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था, पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 में कहाँ तक दोस्तों, अपने जो रावल शाखा है या गुहिल वंश का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी वाली जो घटना आती है वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपने इसका पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले पिछली क्लास के बारे में जान लेते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि जो अब अगर आपसे पूछ ले कि गुहिल वंश का, ठीक है, वैसे आगे चलेगा तो ये गुहिल वंश ही, लेकिन इसकी शाखा अलग बंट जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जब बता रहा हूं कि गुहिल वंश का जो अंतिम शासक है कौन सा आता है, अंतिम शासक, तो ये आपका आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है और मेवाड़ का पहला साका भी यहाँ पे होता है 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी एक के किसको जीत लेता है, यहाँ पे चित्तौड़ को। चित्तौड़ को जीत लेता है और चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप देता है किसे, खिज्जर खां को। और जो चित्तौड़गढ़ है ना, इसका नाम भी, ये चित्तौड़ का नाम भी यहाँ पे खिजराबाद कर देता है। अब ये खिज्जर खां आगे जिम्मेदारी सौंप देता है इस दुर्ग की, या प्रशासक नियुक्त कर देता है किसे, मूछला मालदेव को। मूछला मालदेव को प्रशासक नियुक्त कर देता है चित्तौड़गढ़ का। अब यहाँ पे दोस्तों इधर जो सिसोदा ठिकाने के आते हैं, इसी शाखा के होते हैं वो, ठीक है। सिसोदा ठिकाने के हमीर, जो राणा हमीर के नाम से जाने जाते हैं, ये आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पे और पुनः यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेता है। इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, ठीक है। और विषम घाटी पंचानन भी इन्हें कहा जाता है। और राणा हमीर की मेन अपने बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इनका शासनकाल दोस्तों 1326 से 64 ईस्वी के मध्य रहा। और सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे ये। और हमीर 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर वापिस अधिकार कर लेते हैं और गुहिल वंश की पुनः स्थापना। और जो गुहिल वंश है ये सिसोदिया वंश के नाम से भी यहाँ पे जाना जाने लगा। तो दोनों एक ही बात है, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। तो जो चित्तौड़ पर पुनः अधिकार है वो 1326 ईस्वी में 1303 के बाद में हुआ वापिस, ठीक है। ये अपने को चीज़ में ध्यान रखनी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताता चलूँगा आपको। अब जो हमीर है ये क्या है कि इसी वंश की जो राणा शाखा से संबंधित था। अब इसके बाद के शासक आप देखोगे राणा या महाराणा लगाएंगे, ठीक है। अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाएंगे। और हमीर को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी थोड़ी हिस्ट्री आपको स्टोरी के रूप में याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिमाग में बनी रहती है कहानी सी। कुंभलगढ़ शिलालेख में हमीर को क्या कहा गया है, विषम घाटी यहाँ पे दोस्तों पंचानन इन्हें कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया और किस शिलालेख में कहा गया है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख में इसको कहा गया है हमीर। अब अपने एक युद्ध की बात करते हैं, सिंगोली जगह आती है बांसवाड़ा में। अब ये युद्ध दोस्तों राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है, जिसमें यहाँ पे तुगलक हार जाता है, राणा हमीर की यहाँ पे विजय होती है। इसके अलावा निर्माण कार्य की बात करें तो हमीर यहाँ पे दोस्तों अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाता है। चित्तौड़ में किसका, अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी हमीर के द्वारा बनवाया जाता है। अब इसके बाद जो शासक आते हैं तो उसमें छेतर सिंह आता है। अब ये छेतर सिंह क्या है कि ये चाहता था कि अपने बूंदी पे विजय करें, ठीक है, बूंदी को विजय करना चाहता था, ठीक है। तो लेकिन ये बूंदी विजय के प्रयास में यहाँ पे मारा जाता है, हार हो जाती है, इसकी मृत्यु भी हो जाती है। लाल सिंह यहाँ पे हाड़ा चौहानों का शासन था। और इसके 10 ही पुत्र आते हैं, चाचा मेरा। इनकी भूमिका मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे पता चलेगी, ठीक है। बस इनका ध्यान रखना है कि छेतर सिंह के 10 ही पुत्र थे, चाचा मेरा। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शासक आएगा वो आपका महाराणा लक्ष्य सिंह आएगा इसी क्रम में। 1382 से 1421 ईस्वी शासनकाल रहता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो ये है राणा चुंडा, इनके पुत्र,
अब यहाँ पे इनका विवाह, अब मारवाड़ है, यहाँ पे शासक होते हैं रावचुंडा, ध्यान रखना, एक राणा चुंडा और रावचुंडा दोनों में फर्क है। इनकी रानी आती है किशोर कंवरी, इनके प्रभाव में आके ये कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है। तो अब ये जो रणमल है, ये इसकी एक बहन होती है हंसाबाई। अब इसको थोड़ा सा इंटरफेयर करना था राजनीति में कह सकते हैं, तो ये क्या करता है कि अपनी बहन का विवाह, पहले इसका होना तो तय हुआ था राणा चुंडा के साथ, लेकिन एक सशर्त विवाह करता है ये लाका के साथ। इसका सशर्त विवाह हो जाता है कि अब इससे जो संतान होगी ना, वो यहाँ पे अगला शासक बनेगी मेवाड़ का, मतलब राणा मोक्कल यहाँ पे अगले शासक बनते हैं। तो जो राणा चुंडा है, इनको क्या कह दिया जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह। अब दोस्तों जो बूंदी का दुर्ग है ना, ये अविजित दुर्ग है। अब यहाँ पे बूंदी विजय के बूंदी के नकली दुर्ग की कथा भी है ना, इनसे एक जुड़ी हुई है। तो किन से जुड़ी हुई है, राणा लाखा से, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो बूंदी, बूंदी के नकली दुर्ग की कथा, नकली दुर्ग की कथा। अब यहाँ पे ये क्या कथा है, ये स्टोरी अपने को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसमें याद रखने, आपकी एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इतना याद रख सकते हो आपकी, कि जो बूंदी की नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन मारा गया, कुंभा। ठीक है। अब बूंदी पे दोस्तों जो शासन था ना, वो किनका था, हाड़ाओं का। तो बूंदी यहाँ पे क्या था, अविजित था। अब बूंदी के, अब मारवाड़ बूंदी में ही पड़ता है, तो वहीं की यहाँ पे जो लाखा की जो पत्नी बनी, वो हंसाबाई, वो उसी एरिया की थी, बूंदी की। अब दोस्तों क्या बात हुई कि अब यहाँ आने के बाद उनसे पूछा भाई लाखा ने कि किसी जगह चित्तौड़गढ़ बढ़िया है कि बूंदी बढ़िया है। तो बन गया चित्तौड़गढ़ भी बढ़िया है और बूंदी भी बढ़िया है, दोनों ही बातें कर दी। लेकिन लाखा एक ही बात पड़े रहा कि भाई एक बताओ, क्या चित्तौड़गढ़ बढ़िया लाग्यो या बूंदी बढ़िया लगी, बूंदी और दुर्ग बढ़िया लाग्यो। तो बाग है बूंदी और बढ़िया लाग्यो। ठीक है। तो बस यही बात पे यहाँ ये बात के पीछे रोड़ो पड़ गयो। अब की बात हुई कि अठे रोड़ो पड़ने के बाद में कि अब बूंदी ने ख़त्म करा, बिंग दिमाग में बैठ गई। ठीक है। जो लाखा हो वो भी थोड़ा सो यहाँ हो कि सनकी सो कि अब तो आप इन बूंदी ने ख़त्म ही करांगा, कि चित्तौड़गढ़ बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही कौन सके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अब राणा लाखा क्या करते हैं, अब यहाँ पे राणा लाखा एक चित्तौड़गढ़ के सामने, चित्तौड़गढ़ के सामने एक नकली दुर्ग बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, एक नकली दुर्ग। और इसका नाम ऊपर ऐसे लिख देते हैं कि बूंदी दुर्ग या बूंदी का किला। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता था उस टाइम, जैसे जैसे साथ में विवाह होता था, तो जैसे दासियाँ आती थी, तो वैसे ही इनके जो साथ में कुछ साड़े सूड़े भी कह सकते हैं, तो वो भी आ जाते थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनको किन्हीं सलाह दी राणा लाखा के, पहले तो इनका मूड था कि अपने असली बूंदी को यहाँ पे सल्टाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में सभी ने भर दिया कि आप एक बार इसको नकली कोई जीत लो, फिर बाद में अपने देखे लेंगे उसको, तो कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर ये पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे माहौल बना के सेना वगैरह लेके आक्रमण करने जाते हैं, कहाँ पे, इस नकली दुर्ग पे। ठीक है। पूरी फील्डिंग ये असली वाली लेते हैं, लेकिन नकली दुर्ग पे आक्रमण करने जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आगे नकली दुर्ग को जीतने भी इनको जोर आएगा। तो इनके साथ आया हुआ था एक जो बूंदी का शासक, जिसका नाम आता है, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुंभाहाड़ा। क्या नाम है, कुंभाहाड़ा। अब ये तीर चलाते हैं यहाँ से। ठीक है। राणा लाखा इसको ढहाने के लिए, तो सामने से पहले ही तीर आ जाता है। जो कुंभहाड़ा चलाता है, ये 14-15 साल का ही था, छोटा ही था। तो ये कहता कि इसको, राणा लाखा इसको समझाता भी है कि तू हट जा यहाँ से, फालतू में मारा जाएगा। लेकिन ये नहीं हटता। ये कहता कि बूंदी को हाड़ाओं के होते कोई ढहा नहीं सकता। ठीक है। कोई जीत नहीं सकता, ये कहता है। और इनकी लास्ट में क्या है कि ये इसके चक्कर में मारा भी जाता है। ठीक है। अपने प्राणों की आहुति दी। तो नकली दुर्ग की रक्षा के लिए यहाँ पे जो कुंभहाड़ा है ना, बूंदी दुर्ग के प्राणों की आहुति दे देते हैं।
इसीलिए दोस्तों एक लाइन भी प्रसिद्ध है कि नकली गढ़ दीद्यो नहीं, बिना गोर गण गमसान, सिर टूट्या बिन किम फिरे असली गढ़ पर आण। कि भाई नकली दुर्ग ही आपको बिना लड़ाई के नहीं दिया, तो आप असली दुर्ग बिना सिर कटे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो असली दुर्ग तो आप सोच ही नहीं सकते असली दुर्ग के बारे में, एक प्रकार से ये दोहा बनाया गया है। तो मेन आपको यही याद रखना है, और कहानी कोई कुछ नहीं याद रखनी, इतनी आपको कि कुंभाहाड़ा नकली दुर्ग की रक्षार्थ यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दे दी कुंभाहाड़ा ने। इसके बाद अगर बात करें तो राणा चुंडा मेवाड़ के भीष्म पितामह, ये पहले लिख लिया। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि जावर चांदी की खान मिली थी, जो अपने पढ़ते हैं आज के टाइम में भी। ठीक है, सीसा जस्ता की खान है वैसे, तो जहाँ पे सीसा जस्ता मिलता है तो वहाँ चांदी भी निकलती है। तो चांदी की खान यहाँ पे खोजी गई जावर, किसके समय, राणा लाखा के समय या राणा लक्ष्य सिंह, दोनों एक ही बात है। इसके अलावा दोस्तों इस छित्र पिच्छू बंजारा आता है जो पिछोला झील का निर्माण करवाता है इसके समय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है। अब दोस्तों बात हुई थी कि आगे जो इनका पुत्र होगा हंसाबाई और राणा लाखा से, वही शासक बनेगा। तो वही बनता है यहाँ पे राणा मोक्कल। अब अपने मोक्कल के बारे में पढ़ेंगे। मोक्कल का यहाँ पे शासनकाल दोस्तों 1421 से 1433 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है। ठीक है, पिता इसके लक्ष्य सिंह, माता हंसाबाई आती है। संरक्षक इसका होता है दोस्तों राणा चुंडा, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये यहाँ पे क्या है कि इनकी पूरी देख रेख करता है या इनको गाइड करता है एक प्रकार से, क्योंकि इनसे सीनियर था, सीधी बात है। अब हंसाबाई को इस पे शक होने लग जाता है कि भाई ये कहीं इसको मार ना दे और खुद ना शासक बन जाए गद्दी के लालच में। तो शक होने लग गया, तो ये राव चुंडा यहाँ से चला गए, मांडू चले गए। कहाँ चले गए? मांडू। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों एक 1428 ईस्वी की। अब 1428 में दोस्तों रामपुर भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को ये परास्त कर देते हैं। अब ये चला जाता है दोस्तों गुजरात के अहमद शाह अब्दाली के पास। ठीक है, किसके पास? अहमद शाह अब्दाली के पास। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, 1433 ईस्वी की बात आती है। गुजरात का होता है अहमद शाह, इधर होते हैं मेवाड़ के मोक्कल, राणा मोक्कल। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी पत्नी आती है एक कमलावती। ठीक है, ये खुद यहाँ पे इनका सामना करती है। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे चाचा मेरा मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो चाचा मेरा है जो छेतर सिंह के दासी पुत्र थे, ये मिलकर मोक्कल की यहाँ पे धोखे से हत्या कर देते हैं। कैसे? धोखे से। अब यहाँ पे मोक्कल है, इनकी एक अन्य रानी होती है सौभाग्यवती, इनसे पुत्र होता है मारना कुंभा। इनका इतिहास बहुत बड़ा है, तो मारना कुंभा के बारे में अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं आपके मारना कुंभा बनते हैं, जिनका शासनकाल भी आपको याद रखना है कि 1433 से 1468 ईस्वी तक दोस्तों मारना कुंभा का शासनकाल रहता है। ये भी यहाँ पे बहुत प्रतापी शासक थे। अपनी सूझबूझ व योग्यता से राज्य की आंतरिक स्थिति को यहाँ पे दोस्तों ये मजबूत बनाते हैं। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुंभलगढ़ व चित्तौड़ को अपनी मेन शक्ति का केंद्र बनाते हैं। इसके अलावा राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर सामंतों का विश्वास भी ये अर्जित करते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें दोस्तों, रणकपुर शिलालेख आता है एक, उसके अनुसार जो कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, नारायणा, अजमेरू, मंडोर, इन सब जगह पे है ना अधिकार यहाँ पे कर लिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना आपको, लेकिन सारंगपुर का युद्ध आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार यही पूछ लेता है कि कब हुआ था। तो 1437 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पे सारंगपुर का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, महमूद खिलजी प्रथम, ध्यान रखना ये प्रथम है। प्रथम और द्वितीय भी आपके जो ऑप्शन आएंगे तो उनमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो महमूद एम के फर्स्ट याद रखना, महमूद खिलजी फर्स्ट, एम के फर्स्ट। और इधर है राणा कुंभा। राणा कुंभा की यहाँ पे दोस्तों जीत होती है 1437 के सारंगपुर युद्ध में, और इसे बंदी बना लेते हैं। बाद में इसे छोड़ भी देते हैं बस, लेकिन ये छोड़ने की गलती करते हैं, वापस आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है ये फिर से भी। अब इस उपलक्ष्य में है ना
इस विजय के उपलक्ष्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा बनवाते हैं, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, जिसकी 9वीं मंजिल पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लगी हुई है। देखो महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसको, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जो का 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण कार्य चला। विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित है, ये जरूर याद रखना। जो कीर्ति स्तंभ है आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, 9 मंजिला इमारत है। और यहाँ पे है ना दोस्तों, पूरा ये आपको मूर्तियों से लदा हुआ मिलेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्ति कला का या हिंदू मूर्ति कला का, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी, ये क्या है, कीर्ति स्तंभ। अब इसकी 9वीं मंजिल पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। वास्तुकार कौन आते हैं, जेता, पोम्मा या पुंजा, नापा या नाथा, ये सारे इसके वास्तुकार है। जेता या पुंजा मेन आते हैं। मंजिल 9 है इसमें। ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट, सीढ़ियाँ 157 है। विजय स्तंभ या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर या विष्णु ध्वज भी इसे कहा जाता है। ये सारे दोस्तों इसके क्या है, अन्य नाम आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। अगर अपने बात करें कीर्ति स्तंभ के बारे में, अब यहाँ पे 1443 में फिर वापस आक्रमण करता है कुंभलगढ़ पर, लेकिन फिर इसे सफलता नहीं मिलती। और जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, कुतुब मीनार से। अब यहाँ पे इसकी जो लास्ट मंजिल है ना 9वीं, यहाँ पे क्या लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब इसके रचयिता अलग है, ध्यान रखना, इसके हैं अत्रि व महेश। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर जारी हो चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें दोस्तों, वापिस आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ भी दोस्तों मेवाड़ पे ये विफल रहता है। अब बात आती है मेवाड़। अब मेवाड़ में दोस्तों आता है कुंभा। अब एक स्टोरी यहाँ से देखनी पड़ेगी आपको। देखो पहले हमने क्या जाना था कि जैसे मोक्कल था, तो मोक्कल का जो मामा था वो कौन था, रणमल। मेन इंटरफेयर वही करता था इसमें मामलों में, ठीक है। मेवाड़ के मामलों में उसकी ज़्यादा होने लगी थी। अब इस पे ही क्या है कि कुंभा यहाँ पे अपना रिएक्शन देते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो कुंभा है, रणमल है। अब देखो इन जो चाचा मेरा है, अब मैंने बताया था कि चाचा मेरा ने मिलकर मोक्कल की हत्या की थी, तो इसका बदला लेने के लिए यहाँ पे रणमल और रागादेव सिसोदिया इस पे यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और इसको मार देते हैं। अब इनका एक पुत्र आता है एका, और ये मैपा पवार, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो रणमल है इसकी अनबन हो जाती है इससे, राघव देव सिसोदिया थे, तो रणमल इसकी हत्या करवा देता है। तो इसका पता दोस्तों किसको लगता है, कुंभा को। कुंभा को पता लगता है, तो अब कुंभा सोचता है कि कल को ये अपने को भी सल्टवा सकता है, सीधी बात है। फिर कुंभा क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे एक रणमल की प्रेमिका आती है जिसका नाम है बारमली, जिसका नाम क्या आता है, बारमली। अब देखो विश्वास, अब यहाँ पे ये विश्वासघात करती है रणमल के साथ, ठीक है। अब कुंभा क्या करता है, लालच देता है किसको, बारमली को। बारमली को लालच दे के और इसकी जहर देकर रणमल की हत्या करवा देता है 1438 ईस्वी में, ठीक है। और रणमल का एक पुत्र आता है राव जोधा, जो कावनी गांव चला गया बाद में। अब चुंडा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुंभा के साथ चुंडा के नेतृत्व में मंडोर चुना और मारवाड़ की राजधानी भी बनाया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मंडोर है ना, मारवाड़ की राजधानी थी, ये छीन ली जाती है चुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। और ये राव जोधा है यहाँ से चला जाता है काउनी गांव। अब होती है दोस्तों आवल बावल की संधि, जो इम्पोर्टेंट है इसके समय, कुंभा के समय ही होती है आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि आवल बावल की संधि यहाँ पे कब हुई, तो 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। अब इस संधि के तहत क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ की यहाँ पे सीमाएं निर्धारित होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आवल बावल की संधि आपके एग्जाम की दृष्टि से। राव जोधा की पुत्री आती है सिंगार देवी। इधर दोस्तों जो कुंभा का पुत्र आता है रायमल, इनका कर दिया जाता है विवाह, ठीक है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण आपको ये याद रखना है। मेन तो आवल बावल की संधि कब हुई, 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई, ठीक है। फिर अ, इसके बाद दोस्तों जो 57-58 की बात आती है, गुजरात व मालवा के शासकों ने यहाँ पे मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो यहाँ पे असफल रहे।
बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुंभा का उल्लेख भी किया है। और ऐसे कहते हैं कि कुंभा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये भी पूछा गया एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, कुंभा के द्वारा। और अगर कुंभलगढ़ की बात करें, ठीक है, जो कि राजसमंद में पड़ता है, इसका शिल्पी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो मंडन आता है। इसके अंदर एक और दुर्ग है जो कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी है। अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या कहता है, कुंभलगढ़ के बारे में? अबुल फजल कहता है कि इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब इसने कह दिया, लेकिन अब ये एग्जाम में आता है, याद रखना पड़ेगा। अब अचलगढ़, बसंती, मचना, बोमट दुर्ग, बोराट के पठार पर स्थित है बोमट दुर्ग, ये सारे दोस्तों यहाँ पे इनके द्वारा बनाए गए। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़ में कुंभ स्वामी का मंदिर, श्रृंगार तंवरी का मंदिर, जैन मंदिर, एक लिंग के मीरा मंदिर, इन सब का निर्माण चित्तौड़ में इनके द्वारा करवाया गया। रणपुर के मंदिर। कुंभा विद्वान तथा विद्यानुरागी था। इसके अलावा दोस्तों कान्य व्यास द्वारा एक लिंग महामात्य लिखी गई। इससे ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। महाराणा कुंभा कौन? कुंभा। इन सभी में के मतलब जो स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, इनमें रुचि रखता था। ये किससे ज्ञात होता है? कान्य व्यास द्वारा लिखित एक लिंग महामात्य। अब आपके एग्जाम में ये भी आ चुका है कि एक लिंग महामात्य किसके द्वारा लिखी गई, तो कान्य व्यास के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बार बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें से, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया? संगीत राज, जो कि 5 भागों में विभक्त है। इस 5 भागों के नाम भी आपको मैं एमसीक्यू में करवाऊंगा। संगीत मीमांसा, सूड़ परिबंध, कामराज, रतिसार, हरवर्तिका, ये सारी कुंभा के द्वारा लिखी गई। और कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या भी की। इसके अलावा टिक्का लिखे इसने, किस पे? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे 2 टिक्के भी लिखे। एक मंडन आता है कुंभा का दरबारी, ये भी यहाँ पे दोस्तों रूप मंडन, जो मूर्ति कला के बारे में था, वास्तु मंडन, शकुन मंडन, ये सारी रचना करता है। प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, कोदन मंडल। अब जो कोदन मंडल है किससे संबंधित है? धनुर्विद्या से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। किससे? धनुर्विद्या से। अन्य दरबारी विद्यान कौन से, अगर आपसे पूछ ले तो इसमें से कौन सा दरबारी विधान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। सोम सुंदर, मुनि सुंदर था, जयचंद सूरी, टीला भट्ट था, नाथा था, अत्रि था, महेश था। महाराणा कुंभा वीणा में भी दोस्तों यहाँ पे निपुण थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। अंतिम दिनों में कुंभा को उन्माद यहाँ पे रोग हो गया था। इसके बाद दोस्तों 1468 ईस्वी की बात आती है। यहाँ पे कुंभा का पुत्र आता है उद्दा, ठीक है, जो मेवाड़ का पितृहंता शासक है। कुंभा यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर। अब वहां से धक्का देकर, है ना, मामा देव के कुंड पे बैठे थे, वहां से धक्का देकर कुंभा की हत्या कर दी थी उद्दा ने। तो मेवाड़ का पितृहंता शासक कहलाता है उद्दा, ठीक है। आगे ये शासक नहीं बनता, शासक बनता है राणा सांगा बनता है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले उपाधियां जान लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण इन्हें अभिनव भारताचार्य, तो ये अभी अपने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था, आपके ऐसे लिख दिया था। अभिनव भारत का आचार्य किसे कहा जाता है? तो कुंभा को कहा जाता है, ध्यान रखना। हाल गुरु, शैल गुरु, मतलब पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण। किस कारण? पहाड़ी दुर्गों का। छाप गुरु, छापामार युद्ध के कारण, छापामार युद्ध में निपुण होने के कारण यहाँ पे छाप गुरु। हिंदू सुल्तान दोस्तों, मुस्लिम शासकों द्वारा उपाधि दी गई हिंदू सुल्तान की। दान गुरु की बात करें तो दानी शासक होने के कारण। इसके अलावा दोस्तों राय रासो, राण रासो, अश्वपति, नरपति, मानव में श्रेष्ठ, ठीक है। और कुंभा के बाद उद्दा मेवाड़ का शासक यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब 1468 से 1473 तक रहता है। उद्दा कब तक रहता है? मेन अपने राणा सांगा ही पढ़ेंगे। 1468 से 1473 ईस्वी तक यहाँ पे उद्दा शासक रहता है, जिसे मेवाड़ का पुत्र हंता शासक भी कहते हैं। और ये मेवाड़ में अलोकप्रिय हो जाता है इसी घटना के कारण। और उसके भाई रायमल उसे दाड़मपुर के युद्ध में परास्त भी कर देता है। फिर उद्दा क्या है कि मालवा की ओर चला जाता है, वहाँ पे उस पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर रायमल यहाँ पे इसके बाद बनेगा शासक, कौन बनेगा? रायमल, जो कि
1573 से 1509 ईस्वी तक रहेगा। और ये भी चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। इसकी पत्नी आती है श्रृंगार देवी, जो गुसुंडी बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण कराती है। इसके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। बाकी कुंभा तक इतना ही था। अब 2 क्लासें हो रहेगी जिसमें आपका मेवाड़ का इतिहास समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।